आज हम इस सत्र में बात करेंगे कि अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 17, 18, 19, 20 परीक्षाएं हैं। इसमें L1 और L2 की विभिन्न विषयों के पेपर हैं। तो एक एज ए शिक्षक होने के नाते हाँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अब परीक्षा हॉल में आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन आने से पहले से लेकर और परीक्षा देने जाने तक के इस पूरे सफ़र में मैं आपके साथ रहा हूँ। और इस पूरी भर्ती पर मैंने जहाँ तक मुझे याद है 6 वीडियोज़ बनाए हैं, विज्ञापन की जानकारी से लेके और परीक्षा में आपके प्रवेश करने तक। तो इस पूरी जर्नी में जब मैं साथ रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे आखिर में आपको एग्ज़ाम हॉल में भी अच्छे से प्रवेश करवा देना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि इस समय कही गई बातें इतनी प्रभावी नहीं हो पाती, बच्चे लागू नहीं कर पाते, बच्चे एग्ज़ाम हॉल में वही करते हैं जो उसके दिमाग में है। फिर भी मैं मेरा कर्तव्य समझते हुए बात रखूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ें सुनने के बाद में उन चीज़ों पर अमल भी करते हैं। तो तैयारी कितनी करनी थी, वो समय जा चुका है। सीट्स वगैरह क्या कुछ है, समय जा चुका है। अभी हमारे पास में समय सिर्फ़ इतना है कि हम एग्ज़ाम हॉल में अच्छा करें। देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि पास होने वाले बच्चे और फ़ेल होने वाले बच्चे, जो तैयारी करके पास हुआ है और जो तैयारी करने के बावजूद भी विफल हुआ है, इनमें सिर्फ़ फ़र्क जो है, वो ज्ञान का मुझे लगता है कम होता है। फ़र्क होता है एग्ज़ाम हॉल के मैनेजमेंट का। तो एग्ज़ाम हॉल का मैनेजमेंट कम तैयारी को भी कई बार सिलेक्शन करवा देता है और एग्ज़ाम हॉल का मैनेजमेंट जो है, वो अच्छी तैयारी वाले को भी कई बार बाहर कर देता है। अगर एग्ज़ाम हॉल का मैनेजमेंट ठीक गया है, तो थोड़ी तैयारी कम भी है, तब भी आप उतने मार्क्स लेके आ जाते हैं कि चयन हो जाता है। और कई बार हमारी बढ़िया तैयारी होने के बाद में अगर एग्ज़ाम हॉल में कुछ मैनेजमेंट मिस हो गया, तो उसका नतीजा ये होता है कि हम है वो कई बार अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम हॉल इस पूरी तैयारी का, एग्ज़ाम हॉल मैनेजमेंट इस पूरी यात्रा का एक अहम पड़ाव है, जहाँ पिछले 1 साल, डेढ़ साल की जो आपकी तैयारी है, उसको परखा जाता है। इसलिए पूरी तैयारी में सबसे अहम पड़ाव कोई है, तो वो है एग्ज़ाम हॉल का प्रबंधन। इसको अब ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ बातें करूँगा आपसे इस समय। तय बात है कि आपने वो सारी बातें सुन रखी होगी, आप उन चीज़ों पे काम भी करते हैं। उसके बावजूद भी जब आप मेरे से फिर सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप ठीक कर रहे हैं और मान लो आप कुछ इधर-उधर चीज़ें हो रही हैं आपसे, तो आप सुधार सकते हो आप। तो इससे क्या होता है कि 2-4 अंक बढ़ जाते हैं और उसका 2-4 अंक का कितना इम्पोर्टेंस होता है परीक्षा में, ये बात आप अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ इन चीज़ों को। तो देखिए, अभी आज 15 तारीख है, आपके पास में केवल 1-2 दिन बचे हैं, तो आप इस समय आप पढ़ाई की बजाय आप ये चीज़ें ध्यान रखें कि आपका सेंटर कहाँ पे है। अच्छे से सेंटर देख लें, कई बार बोर्ड सेंटर चेंज भी कर लेता है, थोड़े अपडेट भी रहें। और साथ में एग्ज़ाम से 1 रात पहले एक बार सेंटर ज़रूर वापस चेक कर लेना, ताकि कई बार अगर बोर्ड एग्ज़ाम चेंज भी कर लेता है ना सेंटर, तो हमारी जानकारी में रहेगा। सेंटर अच्छे से देख लें, आप कितनी दूरी पे रहते हैं वो डिस्टेंस देख लें, क्योंकि आजकल क्या है कि यातायात वगैरह इतना बढ़ गया है कि 3 किलोमीटर की दूरी कई बार 30 मिनट ले लेती है। होता है कई बार, ट्रैफ़िक बहुत बढ़ गया है आजकल, तो देख लें कि आप कितने दूरी पे हैं, ताकि सुबह आप समय पर पहुँच जाओ। और मैं तो कहता हूँ कि सुबह समय पर परीक्षा जो टाइमिंग बोर्ड ने रखा है, उससे आधा घंटा पहले जाओ आप। उन्होंने जो गेट एंट्री बंद करी है, उससे 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाओ, हल्का-फुल्का नाश्ता करके। नहीं तो क्या होता है कि हम बाद में चिल्लाते हैं, बाद में रोते हैं उस गेट पे जाके कि मुझे अंदर ले लो, 1 मिनट ही तो हुआ है। नहीं लेंगे अंदर, क्यों? क्योंकि आपकी खुद की गलती है। फिर आप फिर कितने बहाने कर लो कि मेरी बस लेट हो गई, मेरे बस टायर पंचर हो गया, ये सब फालतू की बातें हैं। आप इतनी डिस्टेंस पे रहो कि आप वहाँ पे ईज़िली 1 घंटा पहले पहुँच जाओ। तो अभी 1 दिन तो आप यही कर लेना, अपना सेंटर चेक कर लेना अच्छे से। और परीक्षा से पहले उस रात, जैसे 16 को 17 को पेपर है, तो 16 की नाइट में एक बार फिर से देख लेना सेंटर, ताकि चेंज हुआ है तो आपको आइडिया हो जाएगा। और डिस्टेंस चेक कर लो, आप पहुँच जाओगे। कई बार हम, जैसे कोई आदर्श विद्या मंदिर सेंटर, एक ही शहर में कई 4 आदर्श विद्या मंदिर हो जाती है कई बार, फिर हम गलती कर देते हैं। तो ये देख लो कि आपका जो सेंटर है वो वही है या आप कुछ गलत पढ़ रहे हो। ऐसे केसेज़ आते हैं, हमारे सामने आते हैं, हम एग्ज़ाम में ड्यूटी इसलिए हमारी होती है ना, हमें सब पता है कि आप कहाँ-कहाँ गलती कर रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर लो, उसके बाद बढ़िया से इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, एक-एक लाइन पढ़ लो। क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या ले जानी है साथ में, उनकी लिस्ट बना के पॉकेट बना के साथ में ले लो। अब कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरा फ़ोटो की जगह सिग्नेचर आ गया, सिग्नेचर की जगह फ़ोटो आ गया है। तो कोई बात नहीं, आप मूल कॉपी है, एक आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड है, आपका फ़ोटोज़ है और एक एप्लीकेशन लिख के साथ में ले जाओ। आपको वंचित नहीं करेंगे, आपको अंदर बिठा दिया जाएगा। तो ऐसी कोई मिस्टेक हुई है, तो आप ओरिजिनल चीज़ें लेके, प्रवेश पत्र में कोई भी मिस्टेक आई है, तो आप ओरिजिनल आई कार्ड, फ़ोटोज़ और एक एप्लीकेशन के साथ में
परीक्षा के दिन ही आप जाओगे तो आपका वो ठीक कर दिया जाएगा, आपको गलती के कारण रोकेंगे नहीं। हालाँकि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी आपकी, हो गई है, तो अब यही तरीका है कि आप ओरिजिनल आईडी कार्ड, फ़ोटोज़ और एप्लीकेशन के साथ में चले जाना, ठीक है? आपको अनुमति दे दी जाएगी। तो ये सेंटर देखना, इंस्ट्रक्शन पढ़ना, जो आवश्यक सामग्री है, उसका एक बंडल बना के साथ में ले लो और सेंटर डिस्टेंस वगैरह ये सब चीज़ें 16 तारीख को यही करने का होता है, ठीक है? ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद में आप आश्वस्त हो जाओगे कि भई हाँ, अब मुझे सुबह है वो या शाम का जो भी टाइम है, पेपर में बैठने भर की आवश्यकता शेष बची है। फिर जब एग्ज़ाम का दिन आएगा, आप अपना जो-जो आवश्यक सामग्री आपने बाँध के टेबल पे रख ली थी, वो सारी साथ में ले लो और समय पर निकल जाओ। समय से मैं मानता हूँ कि जैसे 9 बजे अगर एंट्री गेट बंद हो रहा है, तो आप वहाँ 8 बजे पहुँच जाओ। एक बार एंट्री ले लो, ठीक है? वहाँ पहुँच जाओ टाइम पे। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी से डिस्कशन नहीं करना, साइड में चले जाओ। कोई आप कुछ फैक्ट वगैरह, कोई करंट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, पढ़ लो। बाकी मुझे लगता है परीक्षा से पहले ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। फिर भी किसी ने डाल रखा होता है कि मैं थोड़ा करंट देख लूँगा, तो कोई इश्यू नहीं, वो देख लो। मतलब साइड में रहो, किसी से कोई फालतू बात-वात नहीं करनी। और परीक्षा के टाइम में फिर क्या भय लगता है, ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे ये पढ़ना विशेष है, ये पढ़ना विशेष है, ये पढ़ना विशेष है। ऐसा सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। कोई इश्यू नहीं है, वो परीक्षा में आते हैं तो फिर सवाल आता है तो हो भी जाएगा। ये सबके ही आता है। अगर आपके ऐसा आ रहा है, तो आप ऐसे मत सोचना कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये यूजुअल है। ये स्थितियाँ सबके साथ में आती हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, थोड़ा भय लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, ये लगना भी चाहिए और लगता है, सबको लगता है। वहाँ किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना, वहाँ पे लोग अजीबो-गरीब प्रश्न पूछते हैं, वहाँ पे अजीबो-गरीब डिस्कशन चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे उन सब से दूर रहो। भीड़ होती है, भीड़ का काम यही होता है। इन सब से दूर रहते हुए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यही फ़ोकस करिए कि अपने को बढ़िया करना है। दिमाग में एक ही बात रिपीट करिए बार-बार कि भगवान और देवी-देवता और माता-पिता सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, मैं मेरा बेस्ट देके बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ईश्वर को याद करो, माता-पिता को याद करो, गुरुजनों को याद करो और सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, यही सोचो। और दिमाग में सिर्फ जब भी ये थॉट्स आते हैं कि कुछ नहीं याद है, यही रखना है कि मुझे अपना शत प्रतिशत देना है, कहीं पे भी मुझे कसर नहीं रखनी। बाकी जो होगा वो नियति ने आपके लिए सेट कर रखा है। उसके बाद जब आप एंट्री हो जाती है, एग्ज़ाम हॉल में आप प्रवेश कर जाते हैं, तो सबसे पहले जब आपको ओएमआर शीट देते हैं, ओएमआर शीट को अच्छे से भर लो। क्योंकि मैंने ये देखा है कई बार हम ओएमआर शीट को ठीक से नहीं भरते, क्यों जल्दबाजी करते हो? आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, तो पेपर के कोड वर्ड है, आपका वो जो सिलेबस, आपका जो रोल नंबर है, वो सारे अच्छे से भरो। अगर आप कह रहे हो कि हमारे से गलती नहीं होती, तो वो कौन लोग हैं जो गलती कर रहे हैं? हर परीक्षा के बाद 50 मैसेज आते हैं कि सर मेरे गोला गलत हो गया है रोल नंबर का, मेरा रिजल्ट तो नहीं रुकेगा। सर मैंने वो 10% जो 5 नंबर निकलता वो नहीं भरा। सर मेरे पेपर की सीरीज़ गलत भर गई। 14 साल मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं। 2008 से लेके 2018 अ, 8 से नहीं 7 से शुरू हो गया और 18 लास्ट दिया, मतलब लगभग 10 साल, सॉरी 10 साल परीक्षा मैंने भी दी है, 10 के 12 साल। आज दिन तक कभी ओएमआर शीट गलत नहीं भरी। आज दिन तक कभी रोल नंबर गलत नहीं भरा, जितनी भी परीक्षाएँ दी और 50-60 परीक्षाएँ दी होगी कम से कम। कभी उसमें सीरीज़ गलत नहीं भरी, कभी रोल नंबर गलत नहीं भरा, कभी भी उसमें आपके फ़ोटो की जगह साइन और साइन की जगह फ़ोटो नहीं आई, कभी भी मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल नहीं हुआ, कभी भी परीक्षा सेंटर पे लेट नहीं पहुँचा। तो फिर आपका कैसे होता है? ये आपकी लापरवाही। फिर कहते हो मैं ई-मित्र वाले निकल गए। जब ई-मित्र वाले पे भरोसा है तो फिर परीक्षा देने ई-मित्र वाला जाएगा क्या? तो एट लीस्ट आप थोड़े समझदार बनिए। आप फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले डिज़र्व तो बनो, उसके बाद में डिज़ायर रखो कि मुझे ये बनना है। आप फॉर्म ही सही नहीं भर पा रहे और अध्यापक होने का दावा कर रहे हो। आप ओएमआर शीट ठीक से नहीं भर पा रहे और आप सोच रहे हो कि मैं स्कूल में जाके पढ़ाऊँगा। आपको ओएमआर शीट नहीं भरनी आ रही सही तरीके से, तो एट लीस्ट अच्छे से ओएमआर शीट भरें, एक-एक एंट्री अच्छे से करें। फिर दिक्कतें होती हैं, इससे अच्छा है कि ओएमआर शीट अच्छे से भर ली। ओएमआर शीट भरने के बाद में पेपर हॉल में कहीं से किसी से कोई डिस्कशन करना कानूनन अपराध है, बिल्कुल ना करें। पूरा कोऑपरेट करें और शिक्षक बोलता है या फिर कई बार शिक्षक बोलते हैं आपस में ची-ची शुरू कर देते हैं। कई बार लड़के आपस में और स्टूडेंट्स आपस में नकल करने के कुछ पूछना-वूछना शुरू कर देते हैं। ऐसी कंडीशन आती है, तो एक बार तो उनको वार्निंग दे दो शिक्षक को कि ये आवाज़ें कर रहे हैं बच्चे, या शिक्षक कर रहा है तो बोल दो शिक्षक को कि आप आवाज़ कर रहे हो, कृपया शांति बना के रखें, हम पेपर कर रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट भाषा में कह दो, क्योंकि वो आपका मालिक नहीं है, उसका काम है शांत रह के पेपर करवाना। अगर बोलता है तो आप उनको सुना दो। सुनाना क्या है? स्ट्रिक्टली कि सर आवाज़ नहीं करें। फिर भी करते हैं तो एक बार विजिलेंस टीम आती है अंदर, बोल दो कि ये शिक्षक बार-बार बोल के सर में डिस्टर्ब कर रहे हैं, भले आप कैमरा चेक कर लो। और ये इतने भयभीत होते हैं वैसे ही हम लोग पेपर हॉल में, तो वापस कोई गलती नहीं होगी, मेरी गारंटी। आप नहीं उलझे बस, आप सिर्फ एक बार कह दें कि सर प्लीज़। नहीं मानते तो एक बार जब वो विंग आएगी उसमें उनको बोल दो। बाकी आप अपना काम करिए। ओएमआर शीट कर ली, उलझना किसी से नहीं है अपने को। और शिक्षक डिस्टर्ब करते हैं तो उनको आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर लो, मान जाते हैं। नहीं भी मानते तो थोड़ी जब आते शिकायत डाल दो, कह दो कि सर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं।
क्योंकि देखो करियर के साथ कोई समझौता नहीं, कौन क्या सोचता है किसको बुरा लगेगा लगने दो, फेल होंगे तो उल्हाना अपने को सहनी, तो तैयारी हमने की है, जीवन का 1 साल 2 साल हमने दिया है, मेहनत की है, खुशियाँ हमने त्यागी है, रात दिन एक किए हैं, आँखों के नीचे घेरे हमारे पड़े, फिर किसी की खुशी के लिए हम ये थोड़ी है कि सहन क्यों करें, सहन करना तो आना ही नहीं चाहिए आपको, ज़िंदगी के उसूल फिक्स होने चाहिए, क्यों सहें, गलत को सहना कायरता कहलाती है, बोल दो उसको, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका अगर आप सही है तो। ये सब चीज़ें कर ली और उसके बाद में आपके पास में पेपर आएगा, 150 प्रश्न होंगे, पानी वगैरह आपको शायद अंदर नहीं ले जाने देते और उस समय ज़रूरत भी नहीं होती, आप हॉल में प्रवेश करो उससे पहले ही आप है वो टॉयलेट वगैरह यूज़ करके सारी चीज़ें फ्रेश होकर दिमाग से चले जाओ। पेपर समय आपको थोड़ा डर लगेगा, मेरे को भी खूब लगता था, तो डर लगेगा, लेकिन वो डर बेसिकली उत्साह का होता है, तो देखने का डर होता है कि मेरा क्या होगा उस टाइप से, वो बड़ा अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 150 प्रश्न आ जाने के बाद में आप शुरू करो पेपर। अब पेपर में 2 चीज़ें हो सकती हैं, कठिनता हो सकती है, आसानी हो सकती है, सहज। अगर कठिन हो जाए तो भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि पूरे राजस्थान के लिए, केवल आपके लिए नहीं है। वो कठिन है तो सबके लिए कठिन है। कोई प्रश्न ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा आ गया कि दांडी मार्च के दौरान गांधी जी कौन सा यंत्र बजाते थे, यकीन मान के चलिए पूरे राजस्थान में प्रश्न कोई नहीं करता। अब 150 से 149 में काउंटिंग, और किसी ने कर लिया तो उसने 4 और गलत कर लिया। ऐसा प्रश्न देख जाता है तो उसके ऊपर मुस्कुरा के उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न काउंटिंग में अब है ही नहीं। अब आप मान के चलिए उसको वैसे ही कोई नहीं कर सकता। अब ऐसे प्रश्न आते हैं तो घबराना नहीं होता है और सहजता से दिमाग में ये बात लानी होती है, सबके लिए कठिन है, केवल आपके लिए नहीं। जब आपने साल भर तैयारी की, जब आपने किसी किताब से देखा नहीं या पढ़ा नहीं, तो दूसरों ने कैसे पढ़ा होगा? क्लियर सी बात है। कई बार हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, घबरा के हम फिर 100% अटेंड करने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो तो नहीं रहा, धमाक रखते हैं। भाई देखो, ऐसे असभ्य तुक्के मारने से सिलेक्शन नहीं होती। ऐसा करने से आप थोड़े बहुत भी अगर कंपटीशन में हो ना, तो भी बाहर हो जाओगे। कई बार पेपर कठिन आता है, वहाँ घबराना नहीं होता, यहाँ ऐसे 100% करना नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, सभी के टफ आया, मेरिट नीचे जाएगी। फिर पेपर बहुत टफ आ जाता है तो मेरिट 40-45% पे जाके लटकेगी वहाँ पे। आप अगर टफ देख के ये सोच रहे हो अब मैं केसरिया करूंगा पेपर में, सारा ही करके आऊंगा, तो भैया आप 100% मारे जाओगे। केसरिया करने वाले तो यही होता था। इसलिए ऐसा कठिन पेपर आए तो खुद को रोकना है, और जितने आते हैं उतने ढंग से और थोड़ी बहुत रिस्क के साथ में आप पेपर करना। थोड़ी सी रिस्क लो और जो एग्जैक्ट आ रहे हैं वो सब करो और आगे बढ़ो। ये इस तरह से मूर्खता नहीं करनी है कि सर मुझे फिर पेपर आ नहीं रहा था, थोड़े कठिन सवाल थे, फिर सोचा बाहर तो हो ही रहे हैं तो फिर हमें वो 100% कर लेते हैं, पूरे बार हो जाते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये निहायती मूर्खता कहलाती है। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वास्तव में परीक्षा में कितना स्कोर होना चाहिए था। इस तरह तुक्कों से तो आपका ओरिजिनल स्कोर भी नीचे आ जाएगा और आप अगली भर्ती में भी आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप पिछली भर्ती में कितने मार्क्स के पास में थे। इसलिए कृपया इस प्रकार की जाहिलियत ना करें। बेहतर ये होगा कि अगर पेपर कठिन आता है तो जो प्रश्न अपनी दायरे से बाहर है उनको छोड़ दो, और जो प्रश्न अपने दायरे में है वो पूरे करो। थोड़ी बहुत 2 ऑप्शन जो आ रहे हैं वहाँ रिस्क भी लो, ऐसे करके, और जो भी 50-60% जो भी हो रहा है वो करके आ जाओ। एटलीस्ट फेल होंगे तब भी पता तो चलेगा ना कि मेरिट से कितने दूर रहे। अन्यथा तो पता ही नहीं चलेगा, फिर कहोगे कि मैंने तो सारे तुक्के मार दिए थे। ये तो मूर्खता है। इससे अच्छा है कि आप पेपर देने ही नहीं जाते। इससे अच्छा है कि आप परीक्षा, ये कॉम्पिटिशन का फील्ड ही छोड़ दो, क्योंकि परीक्षा केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं करती बेटा, इसमें धैर्य का भी परीक्षण होता है, इसमें पेशेंस चेक किया जाता है, इसमें चतुराई भी देखी जाती है, इसमें हर वो बिंदु देखा जाता है जो व्यक्ति एक प्रकार से जिसमें वो क्वालिटीज होती है। ये उन भावुक लोगों का मैदान नहीं है जो है वो रोने धोना शुरू कर देते हैं। ये उन अग्रेसिव लोगों का भी मैदान नहीं है जो हर जगह मार काट शुरू कर देते हैं। ये अग्रेशन नहीं है और क्या है। यहाँ पे चाहिए स्थिर, शांत, धैर्यशील, समझदार व्यक्ति जो पेपर को देखते ही समझ जाए कि मुझे इसमें क्या करना है, ना कि पागलों की तरह 100% करके आ जाए। अगर पेपर आसान आ जाता है, मान लो, हालांकि कठिनता और आसानी की जो परिभाषा वो कैसे तय होती है, जिसने बहुत बढ़िया तैयारी की उसको कई बार आसान लगता है, कम की उसको कठिन भी लगता है। उसमें दोनों ही चीजें होती है, कठिनता भी होती है, आसानी भी होती है। इतनी मैं बात कह सकता हूँ, पेपर कैसा भी कठिन आ जाए उसमें इतने प्रश्न आसान होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस हम गलती कहाँ करते हैं, वो आसान कर लेते हैं, फिर उस कठिनता में तुक्के मारते मारते अंत में ये आते हैं कि हम आसान भी कटवा लेते हैं। ऐसी स्थितियां नहीं करनी, थोड़ा समझदार बनना है। अब आसान पेपर में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी। क्या करते हैं, जल्दबाजी। तो कृपया करके आसान प्रश्नों पे जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी में क्या होता है कि हम प्रश्न को हल्के में ले लेते हैं और जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स हो जाती 5-7, और चयन से इतने ही दूर होते हैं। तो एटलीस्ट जल्दबाजी से बचें। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, बड़े धैर्य से प्रश्न पढ़ें,
इंग्लिश में दिया हुआ वो भी पढ़ें और उसके बाद में प्रश्न को अच्छे से पढ़ने के बाद देखें कि प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रश्न क्या चाहता हमारे से। उसके बाद ऑप्शन पे आओ, वो ऑप्शन अच्छे से ऑप्शन को समझिए, पढ़िए और बड़े गंभीरता से उसको क्लिक कीजिए कि हाँ, सही आंसर है। तो आसान प्रश्न अक्सर हम जल्दबाजी के कारण गलती करते हैं। आसान प्रश्न में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अति आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति गलतियां करता है। परीक्षा हॉल में आप 150 के 150 प्रश्नों को ही आप है वो गंभीरता से लोगे। इस बात को याद रखना मेरी। जो आपके पास में 2.5-3 घंटे का समय है, उन 3 घंटों में आप अपनी जान लगा दोगे। कहीं पर भी लापरवाही नहीं, कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं, कहीं पे भी घबराना नहीं और कहीं पे भी मूर्खता नहीं। ये क्या है? ये मूर्खता है। कहीं पे भी मूर्खता नहीं। तो इस प्रकार से आसान प्रश्न लगे तो जल्दबाजी नहीं करनी, उछलना नहीं है कि अब तो मैं सारी कर लूंगा। कठिन लगे तो घबराना नहीं है, अब मैं सारी कर लूंगा, क्योंकि मुझे आ नहीं रहा, हो नहीं रहा, तो वैसे तुक्के मार देता हूँ। तुक्कों से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हो 100 से 100 करके पूरे सही हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा, उल्टे आपका ओरिजिनल स्कोर भी डाउन हो जाएगा। चयन तो छोड़ो, आपको अपने लेवल का भी अंदाजा नहीं होगा। तो 150 में से कठिन और आसान प्रश्न, और इन दोनों का बेसिकली संगम होता है। कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, कुछ सरल भी आते हैं। और मैं बताऊं, अध्यापक का पेपर आपका आसान रहेगा। पूरे पेपर में 150 में से मुश्किल से मैं बताऊं आपको 10 से 15 प्रश्न टफ रहेंगे, 135 प्रश्न इजीली होंगे आपसे। इन 15 के चक्कर में मूड माइंड खराब करना, 135 इजीली होते हैं जिसने अच्छी तैयारी की है, और बड़े इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी है। चारों विकल्प पढ़ने, प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ना है। हाँ पूछा है कि ना पूछा है, क्या पूछा है, सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, प्रश्न आपसे चाहता क्या है, ये बात आपको परीक्षा हॉल में समझ लेनी है। और उसके बाद में आप ऑप्शन पे आइए। मैं जब पेपर करता था मुझे अच्छे से याद है, जैसे ये पेपर है, अब कोई प्रश्न दिया हुआ है, मैं क्या करता था, प्रश्न पत्र रख लेता था। किसके ऊपर? विकल्प के ऊपर। मैं प्रश्न को ढंग से पढ़ता था कि रित का देवता किसे कहा गया है। मैं पढ़ने के बाद इंग्लिश में देखा कि हाँ, पूछ तो रित गया है। अब मैं इस निष्कर्ष पे आ गया कि परीक्षक ये चाहता है कि रित का देवता कौन है, मेरे से ये जानना चाहता है। प्रश्न पढ़ते दिमाग में बात आ गई और मैंने ऑप्शन के ऊपर प्रश्न पत्र रख लेता था, क्योंकि मैं ऑप्शन पे निर्भरता नहीं रखना चाहता। मेरे दिमाग में आया रित का देवता वरुण को कहते हैं। मैंने ऑप्शन हटा के देखा, वरुण पढ़ा है, मैंने वरुण राइट क्लिक किया और मैं आगे बढ़ गया, दूसरे प्रश्न में आ गया। दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा। अब निम्नलिखित में से कौन सा मतलब मुझे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। मैंने ऑप्शन प्रश्न पत्र हटाया, ऑप्शन देखे और पूरी गणित लगा ली उसमें, इधर उधर करके पूरा क्रॉस चेक करके भाई इसका सी ये कर दिया। तीसरा ऑप्शन आया, प्रश्न आया। अब तीसरा प्रश्न ऐसा आया कि गांधी जी ने दांडी यात्रा में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया। मैंने कहा भाई मेरे पढ़ा हुआ, मैंने पूरी कोशिश कर ली, मेरे पढ़ा हुआ। मतलब ये एक काल्पनिक उदाहरण है, मैं करता ऐसे था। मैंने उसको घेरा कर दिया कि इस पे मुझे ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। मैं चौथे प्रश्न पे आ गया। इस तरह से मैं क्या करता था, जैसे इतिहास का भाग में जैसे 20 प्रश्न आए, वो 20 से कर लिए और करने के बाद में बबल्स 20 के भर देता था। बबल्स बहुत सावधानी से कि पहले का सी है, वापस प्रश्न पढ़ा, सी आ रहा है, पहला ऑप्शन सी क्लिक किया। दूसरा मेरे से नहीं हो रहा है, दूसरा हो रहा है, जैसे इसका डी आ रहा है, दूसरा डी क्लिक कर दिया। तो इस तरह से सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से। तो जैसे ज्योग्राफी आई, अब हिस्ट्री पूरी होगी 20 सवाल। अब जैसे मान लो भूगोल के 20 प्रश्न हैं, तो भूगोल के 20 प्रश्न भूगोल बढ़िया सॉल्यूशन किए, अब वो बबल्स भर दी। इससे क्या होता है, स्ट्रेस रिलीज होता रहता है, सवाल गोले भरते जाते हैं, समय बच जाता है। और आखिर में जब 10 मिनट बचते हैं तब आप देख लो कि ओएमआर शीट को चेक करो, कौन कौन से बिंदु रहे, उन प्रश्न को वापस देख लो। होने की गुंजाइश है तो कर लो, नहीं है तो 500 विकल्प भर लो और 150 के 150 प्रश्न कर लो आप। मतलब 500 विकल्प का मतलब क्या होगा, वो आपने अनअटेम्प्टेड रख दिया, वो नहीं करोगे तो रिजल्ट रुक जाएगा। तो इस तरह से 150 कठिन आसान दोनों ही होंगे। आसान में जल्दबाजियां नहीं करनी है, मूर्खता नहीं कर और कॉन्फिडेंट नहीं रखना है, और कठिनता में आपको मूर्खता नहीं करनी है। ठीक है, कठिन होगा तो कटो भी नीचे आ जाएगी, सीधी बात है। सरल होगा तो कटो भी ऊपर जाएगी, सीधी बात है। पेपर मेरा जो अनुमान है वो ऐसा रहेगा 15 135 का, देख लेना। अब क्या करना है, अब परीक्षा हॉल के अंदर आप जो बबल भरते हो, अब प्रश्न करते हो, मैं कह रहा था कि ऑप्शन ना देखें, स्टार्टिंग में कोशिश करें कि बिना ऑप्शन के ऊपर प्रश्न पत्र रख ले जहाँ संभव हो। अब जहाँ पे मैंने कहा जैसे आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। निम्नलिखित वाले में तो आपको ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अगर प्रश्न सीधे फैक्चुअल है तो ऑप्शन देखिए, सॉरी ऑप्शन बिना देखिए कोशिश करिए। अगर वो ऑप्शन पढ़ा है तो फिर आप है वो उसका उत्तर कर लीजिए। इस तरह से आगे बढ़िए और फिर आप है वो जैसे एक पार्ट कर लिया, ऑप्शन ना देखने की कोशिश करें, भागवार गोले भरते जाएं। जैसे आपने मान लो 20 प्रश्न जैसे चाहिए, उसके 18 प्रश्न आगे किसी पार्ट के, तो आपने 18 प्रश्न कर लिए, उसके बाद बढ़िया से वापस एक एक चेक करते जाओ और गोले भरते जाओ उसके, और आगे बढ़ जाओ। तो क्या होगा कि जैसे परीक्षा का 1.5 घंटा बीतेगा, तो 1.5 घंटा बीतेगा तो आपके उस समय लगभग 70-80 सवाल किए हुए होंगे।
तब आपको अंदर से लगेगा कि भाई हाँ, अब आधे बचे हैं। ताकि क्या है कि कई बार हम क्या गलती करते हैं, कई बार हम एग्ज़ाम सेंटर में क्या देखते हैं, बच्चे पूरा 2 घंटे तक तो पेपर मिलाते रहते हैं, एक भी गोला भर्ती नहीं। उसके बाद में इतनी जल्दबाज़ी होती है, फिर पता नहीं क्या ही मूर्खता करके आते हैं। इससे अच्छा है कि उसको निपटाते रहो साथ में। 20-20, 25-25 साथ-साथ में चलता रहेगा। मन में रिलैक्सन होगा कि भई हाँ, इस 20 का काम हो गया, वापस देखने नहीं पड़ेगी। नहीं तो बार-बार उसको देखोगे, कई बार उत्तर चेंज करोगे, बाद में कई बार उत्तर चेंज करते हो गलत हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि बाद में गलतियाँ ना हो, पहले कर लिया, भर दिया, आगे बढ़ जाओ। और जो नहीं आ रहे, उसको छोड़ दो उस समय। जैसे 20 सवाल थे, 20 में से 4 का कोई अंदाज़ा नहीं, छोड़ दो उसको। 20 में से 15, 16, 15 एग्ज़ैक्ट आ रहे हो, 15 भर दो। रिस्क वाले भी थोड़े साइड में रख दो या रिस्क वाला थोड़ा रख दो साइड में। तो ऐसे कर के आप है वो भागवार धीरे-धीरे ऑप्शन है वो भरते रहें और कोशिश ये करें कि हम जब भी ये भाग भरते हैं तो इसमें देखो हमारे को 3 टाइप के प्रश्न आ रहे होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिसके 4 ही विकल्प हमें नहीं आते। कृपया करके ऐसे प्रश्न को छोड़ दें। जैसे मैंने कहा गांधी जी ने कौन-सा वाद्य यंत्र बताया, नहीं पता। तो बेहतर है ऐसे प्रश्नों को गहरा कर दो। हम 150 में से ऐसे प्रश्न 10-15 होते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, वैसे ही वो किसी से नहीं होंगे ऐसे प्रश्न। दूसरे प्रश्न आते हैं जिसमें आपको 3 विकल्प आ रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते हैं, 1 आ रहा होता है। 3 नहीं आ रहे होते तब ऐसे प्रश्नों को भी मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। ये 2 प्रकार के प्रश्न अटेंड करिए मत, गलती से भी मत करिए। हाँ, इनमें क्या होता है, कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कथन होते हैं, 4 कथन होते हैं, कई बार ऐसे कथन वाले प्रश्न होते हैं। तो देखो, कथन वाले प्रश्न हो गए, विश्लेषण वाले प्रश्न हो गए, इन प्रश्नों पे आप रिस्क ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कथन और विश्लेषण वाले प्रश्नों में जैसे उपयुक्त सभी है, 1, 2, 3 कई बार मैच कर जाता है। तो ऐसे नहीं करिए। प्लस जैसे 2 विकल्प और 1 विकल्प, ये सारे प्रश्न कर लीजिए। जहाँ-जहाँ आपको भई एग्ज़ैक्ट आंसर आ रहा है वो तो करना ही है। अब आप कहोगे सर 150 में से 50 आ रहे हैं तो पूरे कर दो। 150 में से सर 1 और 2 ऑप्शन वाले सारे कर दें। जिसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रिस्क लीजिए आप। रिस्क आप इस जगह भरपूर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप 150 में से 100 करके ही आ गए। पेपर भी ठीक-ठीक है, नॉर्मल पेपर था। तो 100 आओगे, 100 में से 20-30 गलत हो जाएँगे, आप वैसे ही बाहर हो गए। तो कम से कम रिस्क लीजिए आप। देखो रिस्क भी बहुत ज़रूरी होती है और रिस्क कहाँ लेनी है, ये जगह आपको पता होनी चाहिए। रिस्क कहाँ लेनी है, जहाँ 2 विकल्प है, वहाँ आप रिस्क लीजिए। सोच समझ के कर लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। प्लस कथन कारण के प्रश्न आते हैं, वहाँ छोटी-सी रिस्क ली जा सकती है। जहाँ पे विश्लेषणात्मक प्रश्न है, वहाँ पे रिस्क ली जा सकती है। तो ऐसे जो विकल्प हैं, इन पे रिस्क लीजिए आप। और ऐसे रिस्क लोगे तो पेपर ईज़ी होता है, सामान्य पेपर आता है तो 135-40 प्रश्न 150 में से 135 से ईज़िली 35-40 अटेंड हो जाते हैं। पेपर बहुत टफ आता है तो 120 तक भी बात आ जाती है। इतना टफ कभी नहीं आएगा कि आप 100 भी अटेंड नहीं कर। तो मुझे लगता है 135-40 तक आराम से ईज़िली अटेंड हो जाएगा। हालाँकि ऐसे किसी माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम हॉल में मत जाना कि मैं इतना स्कोर करके आऊँगा। पेपर टफ आया तो 80 भी नहीं हो पाते। और इस माइंडसेट के साथ भी नहीं जाना है कि मैं इतने करूँगा, इतने नंबर लाऊँगा। कृपया मत जाना, ये बहुत दबाव बनाता है। दिमाग में सिर्फ यही रखना है कि मैं जितने मेरे से होंगे मैं बेस्ट दे के आऊँगा। 300 में से 300 भी हो सकते हैं और 300 में से 150 भी हो सकते हैं। 1 वाला तो 1 भी नहीं छोड़ना है, 2 विकल्प वाले आपको रिस्क लेनी है, मैक्सिमम रिस्क लीजिए। 3-4 वाले गलती से भी हाथ मत लगाओ। अच्छा, कौन से नहीं करने? जिसमें फैक्ट बिल्कुल फैक्ट आ गया कि कौन सी घटना किस सन में हुई, तारीख आ गई या ये परिभाषा किस विद्वान की है। ऐसे या गणित का कोई प्रश्न आ गया। गणित के प्रश्नों को आप पहले प्रश्न से चेक करो, नहीं हो रहा है तो ऑप्शन से निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रश्न है, जो फैक्चुअल प्रश्न है, ना विश्लेषण है ही नहीं बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा एक फैक्ट है। तो गवर्नमेंट की योजना आ गई, योजना की कोई डेट आ गई, आपको पता ही नहीं। ऐसे प्रश्नों पे बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। रिस्क फैक्चुअल प्रश्नों पे कभी नहीं ली जाती। तथ्यात्मक प्रश्नों से बचिए आप। कोशिश करिए कि आप है वो तथ्यात्मक प्रश्न तभी करें जब आपका तथ्य कन्फर्म हो। रिस्क कहाँ लेनी है? कथनों में लेनी है, विश्लेषण में लेनी है, एक ऑप्शन वाले सारे करने हैं। और अच्छा, अब आप मुझे कहोगे सर 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न आया कथन वाला, तभी मत लेना। क्यों? क्योंकि 4 ही ऑप्शन आपको पता नहीं है तो आप कैसे उत्तर निकालोगे? ये 2 तो बिल्कुल छोड़ ही देने हैं। बाकी 1 नंबर वाले पूरे करने हैं। 2 वाले में जब ये चीज़ें आ जाती है तो कर लेनी है। 2 में भी कोई फैक्चुअल आ जाता है तो फिर छोड़ना है। ऐसे करके आप कम से कम मुझे लगता है कि 90% अगर अपना अटेंड कर लेते हैं तो कोई लॉस वाली बात नहीं है। हाँ, ये डिपेंड तो पेपर के नेचर पे करेगा कि भाई कितने परसेंट अटेंड करने चाहिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप है वो बेस्ट करो, 1 वाले सारे करो, 2 वाले लगभग रिस्क लो वहाँ पे। फैक्चुअल रिस्क नहीं लेनी है, कंसेप्चुअल रिस्क लीजिए आप, दवा की रिस्क लीजिए कंसेप्चुअल प्रश्न में। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं सर 100% एक्यूरेसी के साथ जाऊँगा। 100% एक्यूरेसी कभी नहीं आती। आप चाहोगे कि नहीं मुझे एग्ज़ैक्ट आते मैं वही करूँगा, तो स्कोर आपका 60% भी नहीं हो पाएगा। रिस्क तो लेनी ही पड़ती है और जैसे 10 प्रश्नों पे रिस्क लेना, तो मैं मानता हूँ कि 2-3 तो सही होते ही होते हैं और 6-7 गलत भी होते हैं, तो 2-3 उसका मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा लॉस वाली बात यहाँ पे आती नहीं है, ठीक है। बाकी आप जो
प्रश्नों को जब भी करें तो आप बहुत ध्यान से करें। आपको लगता है कि एग्जैक्ट ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने कहा प्रश्न पत्र से करके देख लो, तो कर लिया जाएगा। अगर ऑप्शन से नहीं है तब आप एलिमिनेट भी करोगे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये बच गया है, थोड़े से ही भरो। और इस तरह से आप पूरे टाइम बहुत एक्टिव रहें और जो आपका 2.5-3 घंटे का समय है उस पूरे समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और उलझे नहीं। बीच में अगर थक रहे हो तो थोड़ा पानी पी के एक बार आ जाओ 1-2 मिनट के लिए जल्दी से। और गोला एक भी खाली नहीं रखना है। जब लास्ट 10 मिनट में देंगे ना जब आपको, उस समय वापस ओएमआर शीट चेक कर लेना कि ये 15 गोले रह गए हैं और इनमें मुझे नहीं आ रहा कुछ भी, तो प्रश्न देख लो, नहीं तो फिर आप 5वां विकल्प भर लो। 135 कर लिए तो 15 का 5वां विकल्प भर लो। इस तरह से आप ओएमआर शीट सबमिट करवा दो। बस इतना काम ज़रूर कर लेना। अगले वीडियो में 21 तारीख को बनाऊंगा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि आगे एलडीसी का ऑप्शन है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ग्राम सेवक और लाइब्रेरियन, बहुत सारी भर्तियां आगे, लैब असिस्टेंट। 21 तारीख को अपन वापस डिस्कस करेंगे कि हम अब आगे किसकी तैयारी करें और कैसे करें। आपको परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और इस तरह से पेपर करना जैसा मैंने बताया। आप इससे बढ़िया पैटर्न पे चल रहे हो तो चलते रहना, और मेरे सुझाव आपको ठीक लगे तो लागू कर लेना। आप निश्चित तौर पे आपका 4-5 नंबर बढ़ेंगे ही, लॉस वाली बात नहीं होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, मस्त रहिए, खुश रहिए और जो होगा वो होके रहेगा। आपके सोचने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। नियति ने जो आपके लिए प्लान किया वो होके रहेगा। सब कुछ ईश्वर पे, नियति पे डाल दो। आप बस अपना बेस्ट परफॉर्म देके आ जाना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और ढेर सारी शुभकामनाएं।